नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो एज यूजुअल चाइना को जब भी कोई मौका मिलता है वो छोड़ता नहीं है इंडिया की बुराई करने की। जो इस रिपोर्ट में कहा गया है हो सकता है कि उनमें से कुछ पॉइंट्स सही हैं। इंडिया में करप्शन है, लेकिन फिर किस देश में नहीं है? और मजे की बात यह है कि चाइनीज लोग सरकार के लोगों के लाइफ में इंटरफेयर करने की बात कर रहे हैं, जबकि चाइना में क्या होता है वो तो आप सभी को पता है। वैसे एक कमाल की गुण है चाइनीज लोगों में, गुण ही बोलूंगा मैं, क्योंकि ये एक चीज है जो कि चाइना के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है कि जब भी किसी दूसरे देश के इंटरनल मैटर्स को एनालाइज करना होता है तो वो एकदम एक्सपर्ट बन जाते हैं और एकदम डिटेल्स में उस देश की ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल सिस्टम, उसके बारे में बताने लगते हैं। पर जब बात अपने देश की आ जाती है तो एक बार अगर चाइनीज गवर्नमेंट ने कह दिया कि पाकिस्तान ने 10 राफेल डाउन किया है तो अनपढ़ गवार की तरह हर कोई वो बात मानने लगता है। कोई अपने देश के सरकार पर सवाल नहीं उठाता है। और एक हमारे लोग हैं इंडिया में जिनको अगर कह भी दे कि अगर बालाकोट में इंडिया ने स्ट्राइक किया है तो 1000 लोग सवाल पूछेंगे। कभी कभी बहुत सारी चीज में सही में जहां पर इंडिया ने कुछ अचीव किया होता है, फिर भी ये ओवर इंटेलिजेंट लोग हमेशा उसकी सच्चाई के ऊपर सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन चाइना के लोग अपने देश के सरकार के कोई भी बात अंधों की तरह फॉलो करते हैं, उसको कभी भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते हैं, जिसके लिए उनका सरकार स्मूथली फंक्शन कर पाता है। तो मैं ब्लाइंडली चाइना के सिस्टम को फॉलो तो नहीं करूंगा, लेकिन डेफिनेटली हमारे देश के कुछ ओवर इंटेलिजेंट लोग जो हर चीज में बेहुदा सवाल उठाते हैं, उनके लिए हमारे देश का डेवलपमेंट जरूर हैम्पर होता है। तो एनीवेज चलिए आज का रिपोर्टिंग देखते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। दोस्तों, ये वीडियो कुछ ही दिन पहले यूट्यूब पर अपलोड हुआ था और इस वीडियो का टाइटल था भारत के प्रधानमंत्री ने पूरे देश में 1 साल के लिए सोने की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है। 1.4 अरब लोगों को निशाना बनाकर की जा रही इस धन हड़पने की मुहिम के पीछे कौन सी चौंकाने वाली सच्चाई छिपी है? भारत में सोना खरीदना बंद कर दीजिए, पूरे 1 साल तक उसे हाथ मत लगाइए। यह सेंटेंस किसी फाइनेंशियल ब्लॉगर की टाइटल लाइन या किसी फोरम की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जैसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात कह रहे हैं 1.4 अरब आबादी वाले देश के वर्तमान प्रधानमंत्री, देश की जनता को संबोधित करते हुए। हम बात कर रहे हैं भारत की, किसी छोटे वॉर टन कंट्री की नहीं, किसी इकोनॉमिक फ्रंटियर की नहीं, बल्कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर मार्केट की। एक देश का टॉप लीडर पब्लिकली खड़े होकर लोगों से सोना न खरीदने की अपील करे, ऐसी चीजें आपको हर दिन खबरों में देखने को नहीं मिलती। इसलिए जब ये बात मोदी के मुंह से निकलती है तो उसके पीछे का महत्व और उसका वजन गंभीरता से सोचने लायक बन जाता है। एक सरकार इस बारे में खुलकर बात करने को तैयार है। यह दिखाता है कि पानी के नीचे दबाव इतना ज्यादा है कि अब उसे छिपाया नहीं जा सकता। आज हम वास्तव में जिस बात पर चर्चा करना चाहते हैं वो ये नहीं है कि आपको मोदी की बात माननी चाहिए या नहीं, या आप ऐसा करना चाहते हैं या नहीं, बल्कि लेयर बाय लेयर इसे खोलकर साफ देखना है कि इस आदेश के पीछे आखिर क्या चल रहा है। वे लोग आखिर अपने हाथों में क्या पकड़े हुए हैं इतने समय से? उस कागज के टुकड़े को बचाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी क्यों दांव पर लगा दी? और ऑफिशियल शुरुआत से पहले उन्हें आखिर किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा? शुरू करने से पहले एक जरूरी बात साफ कर दूं, मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूं वो सिर्फ जानकारी साझा करने और मेरे कुछ पर्सनल ऑब्जर्वेशंस पर आधारित है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। हाल ही में मोदी ने सार्वजनिक रूप से यह अपील की। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी भारतीय कम से कम अगले 1 साल तक सोना न खरीदें। उनका उद्देश्य सीधी भाषा में कहें तो देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बचाए रखना है। लेकिन सिर्फ बात मान लेने से मुझे संतोष नहीं हुआ। मैंने स्टैटिस्टिक्स को देखा। इस साल अप्रैल में भारत के आधिकारिक गोल्ड इंपोर्ट्स सिर्फ लगभग 15 टन रह गए। हो सकता है आपको इस संख्या का अंदाजा ना हो, तो एक तुलना से समझिए। सामान्य महीनों में भारत का औसत गोल्ड इंपोर्ट करीब 60 टन होता है। तो 15 टन का मतलब क्या है? पेंडेमिक के दौर को छोड़ दें या उन वर्षों को जब सब कुछ लगभग ठप था, तो यह पिछले 30 वर्षों में भारत के गोल्ड इंपोर्ट्स का सबसे खराब महीना माना जाएगा। ऊपरी तौर पर देखने पर ऐसा लगता है जैसे भारतीयों ने अचानक सोना खरीदना ही बंद कर दिया हो। ऐसा लग रहा था जैसे डिमांड पूरी तरह खत्म हो गई हो। लेकिन अगर आप सच में ऐसा सोचते हैं तो आप गुमराह हो रहे हैं। असलियत बिल्कुल उल्टी है। ये डिमांड के गायब होने की कहानी नहीं है, बल्कि सप्लाई का किसी के गले से दबा दिया जाना है। इस साल से भारत के बैंक्स लगातार 5 हफ्तों तक सोना और चांदी इंपोर्ट नहीं कर पाए।
सारा माल हांगकांग पहुंच चुका था, लेकिन सब कस्टम्स में अटक गया। कस्टम्स क्लियरेंस आगे बढ़ ही नहीं रहा था। अब सोचिए, समस्या कहां थी? ये इंटरनेशनल मार्केट की समस्या नहीं थी, ये लॉजिस्टिक्स की भी समस्या नहीं थी, ये पूरी तरह उनके अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की गड़बड़ी थी। इंपोर्ट परमिट्स अप्रूव नहीं हो रहे थे, कस्टम्स क्लियरेंस प्रोसेस रोक दी गई थी और टैक्सेस को लेकर पूरा सिस्टम डिसऑर्गेनाइज्ड हो चुका था। हर साल की तरह मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एक सूची जारी करता है जिसमें उन बैंक्स के नाम होते हैं जिन्हें प्रेशियस मेटल्स इंपोर्ट करने का अधिकार मिलता है। लेकिन इस बार समस्या यह हुई कि यह सूची इस साल 17 अप्रैल तक लगातार टलती रही। आप सोचेंगे कि सूची जारी हो गई तो सब ठीक हो गया होगा, लेकिन मामला इतना आसान नहीं था। कस्टम्स विभाग के पास एक अलग इंडिपेंडेंट क्लियरेंस ऑन ऑर्डर सिस्टम भी है। मतलब सिर्फ बैंक्स को इंपोर्ट की अनुमति मिल जाना ही काफी नहीं था, उन्हें अलग से क्लियरेंस ऑर्डर भी चाहिए था, तभी जाकर माल बाहर निकल सकता था। यानी ब्यूरोक्रेसी की परत दर परत बनी भूल भुलैया ने पूरे देश के गोल्ड मार्केट की सप्लाई को लगभग काट कर रख दिया। लेकिन फिर भी इंपोर्ट डेटा इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। असल चीज जिस पर नजर टिकती है उसे कहते हैं प्रीमियम, यानी प्राइस प्रीमियम। ये प्रीमियम होता क्या है? बहुत आसान भाषा में समझिए। जब किसी चीज की सप्लाई रोक दी जाती है लेकिन बायर्स पीछे हटने को तैयार नहीं होते, तो डोमेस्टिक मार्केट में उसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट से ऊपर चली जाती है और इंटरनेशनल प्राइस से ऊपर जो अतिरिक्त हिस्सा होता है उसी को प्रीमियम कहा जाता है। सप्लाई की कमी ने भारत में घरेलू गोल्ड प्राइसेस को लगातार ऊपर धकेल दिया। एक समय ऐसा आया जब प्रीमियम बढ़कर इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस से प्रति ऑन्स $20 से भी ज्यादा ऊपर पहुंच गया। सुनने में यह संख्या शायद बहुत बड़ी न लगे, लेकिन मार्केट की भाषा में यह एक बेहद साफ संकेत होता है। इसका मतलब है यहां शॉर्टेज है और लोग ज्यादा कीमत देकर भी खरीदने को तैयार हैं। सरकार फाइल्स रोक सकती है, इंपोर्ट्स को डिलेज में फंसा सकती है, हर तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव वजहें दे सकती है, लेकिन इतने सालों में उन्हें भी एक बात अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी, डिमांड को पूरी तरह दबाना आसान नहीं है। और इसी हफ्ते मोदी का यह अभियान और आगे बढ़ गया। अब वह सिर्फ लोगों को सोना न खरीदने की सलाह देकर संतुष्ट नहीं है, बल्कि सीधे लोगों की डेली लाइफस्टाइल में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया गया है। लोगों से कहा जा रहा है कि गैस, ऑयल और फ्यूल का इस्तेमाल कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, साइकिल चलाएं, घर से काम करें, जरूरत न हो तो विदेश यात्रा से बचें और हाँ, 1 साल तक सोना भी मत खरीदिए। ये पूरा पैकेज ऑफिशियल लैंग्वेज में काफी अच्छा सुनाई देता है। इसे कहा जा रहा है देश के लिए जनता का साथ। कारण बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ रहा है, ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, इसीलिए सभी लोग मिलकर देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बचाएं। सुनने में यह एक परिवार जैसी भावना पैदा करता है ना? लेकिन हकीकत बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। गोल्डमैन सैक्स ने इस साल भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट को 0.5% से ज्यादा घटा दिया है और उसे 5.9% तक ला दिया। वहीं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 6.5% का अनुमान दिया है। आपको यहां एक बात पर ध्यान देना होगा, यह अब सिर्फ प्रेडिक्शन नंबर्स में साधारण एडजस्टमेंट नहीं रह गया है, बल्कि यह उनकी ग्राउंड रियलिटी को लेकर अपने जजमेंट का रियल टाइम करेक्शन है। भारतीय अर्थव्यवस्था की फिजिकल फीलिंग बदल रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया मोदी की इन पहलुओं को एक पेट्रियोटिक टाइट बेल्ट मूवमेंट, यानी देशभक्ति वाले त्याग अभियान के रूप में पेश करेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा गहराई में जाएं तो असली समस्या सामने आने लगती है। देखिए, आखिर वे किन चीजों को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं? विदेश यात्रा, फ्यूल इंपोर्ट्स, गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज, पर्सनल कंजम्पशन, हाउसहोल्ड सेविंग्स। क्या यह सब रैंडम है? बिल्कुल नहीं। यह दरअसल एक बेहद सटीक सूची है। इसका असली चेहरा है ग्लोबल एनर्जी, शॉक के दौर में स्थिति को स्थिर रखने की एक सरकारी बैटल मैप। साथ ही यह एक डिफेंसिव स्ट्रेटेजी भी है जिसका उद्देश्य है राष्ट्रीय संपत्ति को देश से बाहर बहने से रोकना। अब सवाल है, डिफेंस इतना क्रिटिकल क्यों हो गया है? क्योंकि भारत की कमजोरी बहुत स्पष्ट है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। पिछले साल सिर्फ ऑयल और नेचुरल गैस खरीदने में ही करीब $174 अरब खर्च हो गए। भारत के लगभग आधे क्रूड ऑयल और 2/3 नेचुरल गैस मिडिल ईस्ट रीजन से आते हैं। मतलब साफ है, जैसे ही मिडिल ईस्ट में कोई संकट पैदा होता है, उसकी शॉक वेव लगभग उसी दिन भारत तक पहुंच सकती है। हर परिवार के कुकिंग फ्यूल की कीमत, हर बस टिकट, हर रोज की खरीदारी, सब पर इसका असर पड़ता है। इस बीच भारतीय रुपया इतिहास के नए निचले स्तर तक गिर चुका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार डॉलर बेच रहा है ताकि रुपये की गिरावट को रोका जा सके। संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लगभग 5% घट चुके हैं और घटकर करीब $690 अरब रह गए हैं। इसी समय फॉरेन इन्वेस्टर्स भी भारतीय शेयर बाजार से इतिहास की सबसे तेज गति से पैसा निकाल रहे हैं। पैसा बाहर जा रहा है
और ऐसे समय में भारतीय सरकार के सामने वही पुराना सवाल खड़ा होता है जिसका सामना मॉनेटरी प्रेशर झेल रहे लगभग हर देश को करना पड़ता है। क्या सरकार पूरा दर्द खुद झेले? क्या लागत जनता पर डाल दे? क्या नए कर्ज लेकर सिस्टम चलाती रहे? क्या सेंट्रल बैंक को और पैसा छापने दे? या फिर सीधे जनता को यह बताना शुरू कर दे कि उन्हें कैसे जीना चाहिए? अभी जो आप देख रहे हैं वह आखिरी रास्ता है जिसे चुना गया है। पहले जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते थे तो उसका दबाव मुख्य रूप से स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनीज और फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाल लिया करती थी। लेकिन इस बार खुद प्रधानमंत्री सामने आए हैं। उन्होंने आम नागरिकों से कहा, घर से काम करो, मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करो, शादियां टालो, सोना खरीदना बंद करो। यह अब सिर्फ कोई सजेशन या इनिशिएटिव नहीं रह गया है, यह एक स्टेट लेवल कन्फेशन जैसा है। हम अब यह बोझ अकेले नहीं उठा पा रहे। बेशक अगर सख्त कानूनी परिभाषा देखें तो भारत अभी ऑफिशियली कैपिटल कंट्रोल वाले स्तर पर नहीं पहुंचा है। सरकार ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया कि भारतीय नागरिक कानूनी रूप से सोना नहीं रख सकते। लेकिन यहां एक और ज्यादा सटल चीज चल रही है, सॉफ्ट कंट्रोल। पब्लिक स्पीचेस, पब्लिक ओपिनियन, बिहेवियरल सजेशंस के जरिए राजनीतिक निर्देशों को देशभक्ति की चादर में लपेटकर पेश किया जा रहा है। लेकिन यह बात याद रखिए, सॉफ्ट कंट्रोल अक्सर हार्ड कंट्रोल की शुरुआत होती है। अब सवाल आता है, आखिर फोकस सिर्फ गोल्ड पर ही क्यों? क्या इसलिए कि गोल्ड बेकार है? नहीं, बल्कि ठीक उल्टा, क्योंकि गोल्ड बहुत ज्यादा उपयोगी है। आम परिवारों के लिए गोल्ड की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह पूरे फाइनेंशियल सिस्टम से स्वतंत्र होता है। वह सिर्फ बैंक अकाउंट में दिखाई देने वाले नंबर्स नहीं है। वह किसी गवर्नमेंट बॉन्ड की तरह सरकारी वादे पर निर्भर नहीं है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कैपिटल मार्केट सामान्य रूप से चल रहा है या नहीं। वह किसी पॉलिटिशियन के चेहरे की तरफ नहीं देखता। और जब करेंसी पर दबाव बढ़ने लगता है तब यही इंडिपेंडेंस सरकार के लिए सबसे बड़ी हेडेक बन जाती है। सरकार क्या चाहती है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बचाना, एक्सचेंज रेट संभालना, क्रेडिट सिस्टम को स्टेबल रखना। और जनता क्या चाहती है? अपनी परचेसिंग पावर बचाना, अपनी मेहनत की कमाई की असली वैल्यू सुरक्षित रखना। आर्थिक शांति के समय ये दोनों लक्ष्य साथ साथ चल सकते हैं। लेकिन जैसे ही दबाव बढ़ता है दोनों रास्ते अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। सरकार कहती है गोल्ड मत खरीदो, और जनता का पहला रिएक्शन होता है, एक मिनट, सरकार को मेरे गोल्ड खरीदने से इतना डर क्यों लग रहा है? सबसे ज्यादा विडंबना की बात यह है कि भारतीय सरकार खुद भी अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में गोल्ड को एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में रखती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सोने की स्ट्रैटेजिक वैल्यू को शायद किसी और से बेहतर समझता है। इसीलिए जब भारतीय परिवार अपना पैसा खर्च करके इंपोर्टेड गोल्ड खरीदते हैं तो वे असल में क्या कर रहे होते हैं? वे अपनी बचत को रुपयों से निकालकर ऐसी हार्ड एसेट में बदल रहे होते हैं जिसकी कीमत यूएस डॉलर में तय होती है, जो बैंकिंग सिस्टम के बाहर मौजूद होती है और जिस पर सरकार की सीधी निगरानी नहीं होती। यही असली कारण है कि गोल्ड धीरे धीरे पॉलिटिकली इनकरेक्ट बनता जा रहा है। समस्या यह नहीं है कि गोल्ड पुराना हो गया है, यह भी नहीं कि गोल्ड अब बेकार हो चुका है, बल्कि समस्या यह है कि हजारों वर्षों से गोल्ड वही काम करता आया है, आम लोगों को ऐसा आश्रय देना जहां उन्हें किसी सरकार पर भरोसा करने की जरूरत न पड़े। और यही बात निर्णय लेने वालों के सामने एक बेहद असहज सवाल खड़ा कर देती है। क्या भारतीय जनता कोई मूर्खता कर रही है, या फिर वे वही कर रहे हैं जो दुनिया के सेंट्रल बैंक्स पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं? आपको यह जानना चाहिए कि पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स तेजी से गोल्ड जमा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे इस दौर की बड़ी तस्वीर साफ देख रहे हैं। ट्रेड पार्टनर्स पर बढ़ता रिस्क, करेंसी क्रेडिट पर भरोसे का संकट, सैंक्शंस का खतरा और दुनिया में तेज होती जियोपॉलिटिकल डिवीजन। इसीलिए सेंट्रल बैंक्स लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं। जब सेंट्रल बैंक सोना खरीदते हैं तो कमेंटेटर्स कहते हैं यह हाई लेवल स्ट्रैटेजी है, यह लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है। लेकिन जब आम लोग वही गोल्ड खरीदते हैं तो अचानक वही लोग भौहें चढ़ाने लगते हैं। वे कहते हैं यह इरैशनल है, यह इमोशनल डिसीजन है, यह अनइकोनॉमिक है और कभी कभी तो इसे अनपेट्रियोटिक तक कहा जाता है। काम वही है, लॉजिक भी बिल्कुल वही है, सिर्फ फर्क इतना है कि काम करने वाला कौन है। जैसे ही सब्जेक्ट बदल जाता है उसकी पूरी इवैल्यूएशन 180 डिग्री उलट जाती है। क्या आपको नहीं लगता कि सिर्फ यही बात अपने आप में गहराई से सोचने लायक है? तो फिर इस ऊपर से नीचे तक चलाए गए पर्सुएशन कैंपेन का नतीजा क्या निकला? जवाब बहुत साफ है। सरकार सप्लाई को सीमित कर सकती है लेकिन डिमांड को पूरी तरह सीमित नहीं कर सकती। जब आम लोगों और उनकी जरूरतों के बीच एक गैप पैदा हो जाता है तो वह कहीं ना कहीं जाकर अपना रास्ता निकालता ही है। और इसका पहला परिणाम बहुत साफ है, डोमेस्टिक प्राइसेस लगातार ऊपर जाने लगते हैं। सप्लाई को रोक देने से डिमांड खत्म नहीं होती, बल्कि वही डिमांड और भी ऊंची कीमत देकर दोबारा बाहर निकलने लगती है। जेवरली मैन्युफैक्चरर्स पर इन्वेंट्री का दबाव बढ़ने लगता है।
कुछ कंज्यूमर्स इंतजार करने का फैसला करते हैं, वे मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग ठीक उल्टा सोचने लगते हैं। उन्हें डर होता है कि आगे चलकर शॉर्टेज और बढ़ सकती है, कीमतें और ऊपर जा सकती हैं, और इसी डर की वजह से वे पहले ही खरीदारी करना शुरू कर देते हैं। 黄金回收市场会变得异常活跃，于是你 गोल्ड रिकवरी और रीसेल मार्केटल अचानक असामान्य रूप से सक्रिय होने लगता है, और तब आप एक अजीब फेनोमेनन देखते हैं। पेपर प्राइस पर दिखने वाला गोल्ड प्राइस और लोगों को वास्तव में मार्केट में जो कीमत चुकानी पड़ती है, उनके बीच का गैप लगातार बढ़ता जाता है। दूसरा परिणाम यह होता है कि स्मगलिंग की मोटिवेशन फिर से जागने लगती है। जब डोमेस्टिक गोल्ड प्राइस इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस से काफी ऊपर चला जाता है और ऑफिशियल इंपोर्ट चैनल्स का गला दबा दिया जाता है, तो हमेशा कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस गैप को भरने के लिए रिस्क उठाएंगे। भारत के इतिहास में ऐसे कई दौर आ चुके हैं जब हाई टैरिफ्स और रिस्ट्रिक्शंस के कारण गोल्ड स्मगलिंग तेज हो गई थी। 关税严管制的时 जब भी गोल्ड पर कड़े कंट्रोल्स लगाए गए हैं, इतिहास में लगभग हर बार स्मगलिंग तेजी से बढ़ी है। जो लोग कई सालों से प्रेशियस मेटल्स मार्केट को समझते हैं, वे इस सच्चाई को अच्छी तरह जानते हैं। टैरिफ्स और रिस्ट्रिक्शंस हमेशा नए व्यवहार पैदा करते हैं, और इस समय भारत की इंसेंटिव स्ट्रक्चर धीरे धीरे गलत दिशा में जाती दिखाई दे रही है। तीसरा परिणाम सबसे ज्यादा चिंताजनक है। सरकार का प्राइवेट फाइनेंशियल बिहेवियर में हस्तक्षेप धीरे धीरे नॉर्मल बनाया जा रहा है। आज कहा जा रहा है, देश के लिए कुछ समय तक गोल्ड मत खरीदो, लेकिन कल क्या होगा? क्या फिर कहा जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज बचाने के लिए विदेश यात्रा मत करो? 不要出国，因为消耗外汇。 फिर शायद कहा जाए, बैंकिंग सिस्टम में बहुत ज्यादा पैसा मत रखो, क्योंकि देश को इन फंड्स की जरूरत है। उन्हें मोबिलाइज करके इस्तेमाल किया जा सकता है। आप एक बात नोटिस करेंगे, हर बार जब भी किसी इंटरवेंशन को आगे बढ़ाया जाता है, उसके पीछे एक बहुत लेजिटिमेट, बहुत इमोशनल और बहुत टचिंग रीजन दिया जाता है। लेकिन एक बार जब इंटरफेरेंस शुरू हो जाता है, तो उसकी सीमा धीरे धीरे फैलती चली जाती है। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों से गोल्ड और गवर्नमेंट्स के बीच का रिश्ता हमेशा थोड़ा अनकंफर्टेबल रहा है, क्योंकि गोल्ड कभी भी सिर्फ एक साधारण कमोडिटी नहीं रहा। ये एक साइलेंट फाइनेंशियल प्रोटेस्ट है। इसके लिए सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ती, नारे लगाने की जरूरत नहीं होती, भीड़ इकट्ठा करने की भी जरूरत नहीं होती। बस एक आम इंसान चुपचाप अपने हाथ में मौजूद पेपर मनी को एक छोटे से मेटल पीस में बदल देता है, और इसी एक एक्शन के जरिए वह दुनिया से कहता है, मैं तुम्हारे वादों से ज्यादा भरोसा उस चीज पर करता हूं जो मैं अपने हाथ में पकड़ सकता हूं। इस बार भारत ने दुनिया को एक बहुत जीवंत ओपन लेसन दिया है। गोल्ड कभी भी सिर्फ प्राइस का मुद्दा नहीं रहा। 它是关于供给。 ये सिर्फ गोल्ड की कहानी नहीं है, ये सप्लाई, ट्रस्ट और कंट्रोल की कहानी है। और अगर आप मोदी की पूरी लिस्ट को ध्यान से देखें, तो आपको एहसास होगा कि मामला उतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। असल में जो चीज एक राष्ट्रीय नेता को खुद सामने आकर सार्वजनिक अपील करने पर मजबूर करती है, वह सिर्फ गोल्ड नहीं होता, बल्कि गोल्ड के पीछे छिपा हुआ सिग्नल होता है जो लोगों को बेचैन कर देता है। 普通人开始用脚 जब आम लोग अपनी परचेसिंग पावर को बचाने के लिए खुद फैसले लेने लगते हैं और वोट विद देयर फीट करना शुरू कर देते हैं, तभी असली बदलाव दिखाई देता है। और जब किसी सरकार को लोगों को किसी एसेट से दूर रखने के लिए पैट्रियोटिज्म और इमोशनल नैरेटिव्स का सहारा लेना पड़ता है, तो वह अनजाने में आपको एक और बात भी बता रही होती है कि शायद वही एसेट ध्यान देने लायक है। तो आज के लिए भारत में गोल्ड परचेज रिस्ट्रिक्शंस और उससे जुड़ी परिस्थितियों पर हमारी यह एनालिसिस यहीं समाप्त होती है। 度停购黄金令的分析就聊到这里，评论区见。 सबसे पहले श्यांगू ने लिखा है कि क्या ये कोई आदेश है या सिर्फ एक अपील। उसके बाद चांजोनी ने लिखा है कि बहुत सही कहा। उसके बाद माइली ने लिखा है कि सोना खरीदने पर रोक सिर्फ एक लक्षण है, असली सच्चाई यह है कि अर्थव्यवस्था और नियंत्रण व्यवस्था ढह चुकी है। उसके बाद ए बर्ड क्लॉक यांग ने लिखा है कि बहुत ज्यादा लोग हैं, क्या इसे बैन कर देना चाहिए। उसके बाद पिनबॉल फैंस ने लिखा है कि ये कोई बैन नहीं है। उसके बाद लियो फॉर ने लिखा है कि सच्चाई ये है, ये एक अपील थी, बैन नहीं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सोने को लेकर बात की थी, लेकिन उन्होंने जनता से अनुरोध किया था कि लगभग 1 साल तक अस्थायी रूप से सोना खरीदना कम करें या उससे बचें। इसका उद्देश्य था सोने के आयात को कम करना, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की रक्षा करना, आर्थिक और मौद्रिक दबावों को स्थिर करना। यह एक आर्थिक सुझाव या नीति संबंधी अपील थी, कोई कानूनी आदेश नहीं। उसके बाद जॉयसिली ने लिखा है कि भारतीय प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, वे लोगों को नाराज करने से नहीं डरते। उसके बाद 46708 ने लिखा है कि अगर आप खुद अपनी बात पर विश्वास नहीं करते तो फिर मेरे इसे पढ़ने का क्या मतलब है। उसके बाद मैकली ने लिखा है कि भारत में सोना बाजार में घूमता नहीं है, लोग इसे खरीदकर जमा करके रखते हैं। उसके बाद एलेनलिन ने लिखा है कि ग्लोबल फैमाइन के दौरान सोना बेकार हो जाता है। उसके बाद पंगड़ ने लिखा है कि सीधी बात यह है
कि रूबल और भारतीय बैंकों की विश्वसनीयता कम है, इसीलिए लोग ब्याज के चक्कर में जोखिम लेने के बजाय सोना रखना पसंद करते हैं। उसके बाद असाल आईसीएन ने लिखा है कि भारत हर साल 700 टन सोना आयात करता है, लेकिन एक और देश है जो 1000 टन से भी ज्यादा आयात करता है। उसके बाद ओओ ने लिखा है कि आखिर में असली मुद्रा सिर्फ सोना ही है। उसके बाद हांगकांग बैंक ने लिखा है कि भारतीय प्रधानमंत्री शायद खुद सोने की होड़ में शामिल हैं। वाह, ट्रोलिंग के मास्टर। उसके बाद यूजर आरएफ ने लिखा है कि यही बात है जिसे डोनाल्ड ट्रंप समझने में गलती कर रहे हैं। भले ही अमेरिकी बाजार बड़ा हो, लेकिन अगर अमेरिकी टैरिफ बढ़ते हैं तो अंत में इसका बोझ अमेरिकी उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगा। जितनी ज्यादा टैरिफ दीवारें खड़ी होंगी, उतना ही अमेरिका अलग थलग पड़ जाएगा। यह आर्थिक आत्महानि जैसा कदम है। बाकी देशों को बस मिलकर आगे बढ़ने और अमेरिका को बायपास करने के तरीके ढूंढने होंगे। उसके बाद ग्वांगडुक ने लिखा है कि मैंने अपनी पूरी नकद संपत्ति सोने में निवेश कर दी है। खबर देखने के बाद लगता है कि मुझे और सोना खरीदना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर ने लिखा है कि वे ऐसा ही करेंगे और फिर अगर सोने की कीमत गिर गई तो खुद खरीद लेंगे। उस आदमी ने डोनाल्ड ट्रंप से सिर्फ बुरी बातें ही सीखी हैं। उसके बाद ड्रीम ने लिखा है कि कितना विरोधाभासी मामला है। नेताओं की बातों को सही साबित करने के लिए उन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश करना पड़ता है। उसके बाद ली चंगमिन ने लिखा है कि अगर कहा जा रहा है कि मत खरीदो तो मतलब और ज्यादा खरीदना चाहिए, है ना। उसके बाद विंडी ने लिखा है कि हाँ, मैं तो खरीद रहा हूं, तुम लोग मत खरीदना ताकि कीमत और बढ़ जाए। उसके बाद तियाननमेन जज ने लिखा है कि अगर फिजिकल गोल्ड खरीदना है तो खरीदो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड मत खरीदो। उसके बाद मुंदेंगिसिकी ने लिखा है कि इसका सीधा मतलब है कि पैसा बनेगा, उल्टा चलोगे तो पैसा कमाओगे लोल। उसके बाद मिलेलियोल बोजा ने लिखा है कि मत खरीदो, क्या यह कीमत बढ़ने का संकेत है। उसके बाद यादेजी ने लिखा है कि मकसद यह है कि पैसा रियल एस्टेट या सोने जैसी भौतिक संपत्तियों में लगाने के बजाय आर्थिक विकास में मदद करने वाले क्षेत्रों में लगाया जाए। बात सही है, लेकिन इस डर और आर्थिक संकट के माहौल में क्या वाकई लोग ऐसा करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस ने लिखा है कि जब लोग अपनी ही मुद्रा पर भरोसा नहीं कर पाते, तब महंगाई से बचने का एकमात्र तरीका सोना रखना होता है। हमारे देश में भी यही हाल है। उसके बाद रेनड्रॉप ने लिखा है कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक लगातार सोने की खरीद बढ़ा रहे हैं। उसके बाद कास्टोरी ने लिखा है कि भारत चीन के उत्पादन की जगह नहीं ले पाएगा। अगर आपको पता हो कि भारत की केंद्र और राज्य सरकारें कितनी अक्षम और भ्रष्ट हैं। उसके बाद ऑ ने लिखा है कि क्या डॉलर की कमी हो गई है। उसके बाद जस्टिन ने लिखा है कि क्या लोग इसलिए कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो क्योंकि बाजार गिरने वाला है। उसके बाद मूनीजे ने लिखा है कि विदेश यात्रा से बचना जीवन की रक्षा करना है। दुनिया के मशहूर रिसॉर्ट्स और जगहों पर भी अचानक घटनाएं हो जाती हैं।